1991 का बजट रिफॉर्म। देश में इकोनॉमी रिफॉर्म के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी पीएम को क्रेडिट दिया जाता है तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि वो ऐसे दौर में देश के प्रधानमंत्री बने थे जब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव ने पीएम बनने के बाद कई इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए, जिसमें लाइसेंस राज को खत्म करना सबसे ज्यादा अहम था और मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक 19,000 शब्दों वाली स्पीच सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। अगर भारतीय इकोनॉमी के इतिहास को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत को आजादी के बाद से ही इकोनॉमी तौर पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस वक्त देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इकोनॉमी को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई थी। इंदिरा गांधी ने 1966 में सुधार की कोशिश की थी, लेकिन वो बाद में फेल हो गई, जबकि राजीव गांधी कंप्यूटर और कलर टीवी लेकर भले आए हों, लेकिन वो इकोनॉमी को बेहतर बनाने में कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 के दशक में भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से बिखरने लगी और समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि देश की इकोनॉमी कब डूब जाए ये किसी को नहीं पता था। चंद्रशेखर ने पीएम बनने के बाद कुछ फैसले लिए, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। लेकिन बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कई कड़े कदम उठाए। कहा जाता है कि एक बजट को तैयार करने में 3 महीने लगते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के पास सिर्फ 1 महीना था इस अहम बजट को तैयार करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ देश की इकोनॉमी को लाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया था। हालांकि बजट पेश करने से पहले मनमोहन सिंह जब पीएम के पास गए थे, तब उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था, अगर यही चाहिए था तो फिर मैंने आपको क्यों चुना। लेकिन इस बजट का सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के भीतर ही हुआ था। मनमोहन सिंह के इस पिटारे में और क्या क्या था और इस बजट से कैसे इंडिया को डूबने से बचा लिया था, ये जानेंगे। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया था और अपने बजट के जरिए विदेशी कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए थे। इससे न केवल औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो मनमोहन सिंह के आत्मविश्वास से भरे शब्दों के विपरीत आर्थिक सुधार लाने का फैसला भी भारत की एक मजबूरी थी, जो अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। नरसिम्हा राव की सरकार जून में आई और 1 महीने के बाद वो मशहूर बजट पेश किया गया, जिससे देश की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में अपना पहला बजट संसद में पेश किया था। उन्होंने बजट पेश किया जिसने लाइसेंस परमिट राज के दौर को खत्म कर दिया, बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया, निजी कंपनियां आईं, विदेशी कंपनियों ने भी प्रवेश किया। उनका ये बजट एक तरह से इंडिया की हिस्ट्री में बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर इंडियन इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। इसी बजट की वजह से इंडिया की इकोनॉमी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक अलग खाका तैयार हो गया था। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी के कमजोर होने के कई कारण थे। शेयर बाजार में घपले, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए वॉर, आयात के लिए जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम और विदेशी पूंजी निवेश पर सरकारी रोक जैसे कई कारण थे, जो इंडिया की इकोनॉमी को लगातार डुबाने की कोशिश करते रहे। कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। बजट में बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण को भी कम किया गया। बैंकों को जमा और कर्ज पर इंटरेस्ट रेट और कर्ज की राशि तय करने का अधिकार दिया गया। नए निजी बैंक खोलने के नियम भी आसान किए गए। इससे देश में बैंकों का भी विस्तार हुआ। केंद्र सरकार ने लाइसेंस राज खत्म कर दिया। किस वस्तु का कितना उत्पाद होगा और कितनी कीमत होगी, इसका फैसला बाजार पर छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने करीब 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कोशिशों का नतीजा था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को अब सीधी तौर पर इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन का रास्ता खोल दिया गया। इसका असर एक दशक देखने को मिला, जब इंडिया की इकोनॉमी
तेजी से आगे बढ़ने लगी। वही जिस सोने को इंडिया ने अपनी इकोनॉमी की खातिर गिरवी रखा था, लेकिन मनमोहन सिंह के बजट ने उन सोनों को वापस हासिल कर लिया। दरअसल 1991 में ही दिसंबर के महीने में मिली, जब सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना फिर से खरीदकर आरबीआई को सौंप दिया। सरकार ने पूरी तरह से समाजवादी मॉडल को एक झटके से खत्म कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों ये समझ चुके थे कि समाजवादी इकोनॉमी मॉडल इंडिया की इकोनॉमी के लिए खतरा साबित हो रहा है। ऐसे इस मॉडल को फौरन हटा लिया गया और सरकार के इस फैसले पर उस वक्त विदेशी कंपनियों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। सरकार के इस नए फैसले से प्राइवेट कंपनियां भी मार्केट में आने लगी। जिस सॉफ्टवेयर कंपनियों की ऊंची ऊंची इमारतें आज नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद में नजर आती हैं, ये उस वक्त मनमोहन के बजट का कमाल था, क्योंकि उनकी नींव इसी बजट में डाली गई थी। सरकार ने इस बजट में सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए आईटी एक्ट की धारा 80 HHC के तहत टैक्स में छूट का ऐलान किया। मनमोहन सिंह के बजट का असर देखने को तब और मिला जब नए उद्योग आए, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली और भारत में पहली बार करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर लोगों को समान रूप से जोड़ा गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2006 से 2016 के बीच 27.10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उस समय की मीडिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक नया हीरो बनाकर सामने पेश किया था, लेकिन जानकारों की माने तो आर्थिक सुधार के असली नायक तो पीवी नरसिम्हा राव थे। इस बजट के अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं उन कठिनाइयों को कम करके नहीं आंकना चाहता जो इस कठिन और लंबी यात्रा के दौरान हमें मिलने वाली है। अपने बजटीय भाषण के अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा था, वो इंदिरा गांधी को कहते थे कि देश के मसलों को निपटाने में पूरे भाव के साथ काम करना चाहिए, लेकिन भावुक नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने आगे कहा कि इस तरह के मौके पर मेरे कुछ भावुक हो जाने के कारण मैं संसद से माफी मांगना चाहूंगा। वो बोले, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है। मैं जिस गांव में रहता था उसके अक्सर सूखे के चपेट में रहने की आशंका रहती थी। यह पाकिस्तान में है। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और ग्रांट से मैं कॉलेज तक पहुंच पाया। ब्रिटेन में पढ़ने गया। इस देश ने मुझे बहुत सम्मान दिया। कई प्रतिष्ठित पदों पर मुझे सेवाएं देने का मौका मिला। ये मुझ पर कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ। अपनी पृष्ठभूमि बताने के बाद मनमोहन सिंह बोले कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करता रहूंगा। वित्त मंत्री को सख्त होना चाहिए। देश के हितों की रक्षा करने के लिए मैं ऐसा करूंगा भी, लेकिन मेरा वादा है कि देश की जनता के साथ मेरा रुख नरम ही रहेगा। मैं कभी नहीं भूल सकता कि सभी आर्थिक प्रतिक्रियाएं अंत में लोगों के हितों की ही सेवा के लिए होती है। ऐसे में 24 जुलाई 1991 का दिन हर मायने से अहम लगता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो क्रांतिकारी बजट पेश किया जिसने इंडियन इकोनॉमी को समाजवाद की जकड़न से मुक्त कर दिया। खासकर उनके बजट भाषण ने भारत की हैसियत, तकदीर और वर्ल्ड इकोनॉमी में जगह, तीनों चीजें बदल कर रख दी। लेकिन फिर आप इसके बाद इंडियन हिस्ट्री को खासकर देश की इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उस वक्त की कोशिशों का नतीजा है जो आज न्यू इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो ये बेहद शानदार है। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रही, जो 4 तिमाहियों में सबसे कम है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर, सप्लाई की चुनौतियों और रूस यूक्रेन जंग के कारण कमोडिटी और क्रूड की कीमत में तेजी से जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित किया। इसके बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी 8.7% की रफ्तार से बढ़ी। ये 22 साल में सबसे अधिक है। इसके साथ ही भारत फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गई। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली 3 तिमाहियों में देश की इकोनॉमी क्रमशः 8.4% और 5.4% की रफ्तार से बढ़ी। हालांकि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी ग्रोथ की दर
8.9% रहने का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर में 6.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। बैंक सीरीज के हिसाब से वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा है। तब इसमें 8.8% तेजी आई थी। करंट सीरीज में भी ये 17 साल में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। एनएसओ की माने तो वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी 147.36 लाख करोड़ रुपए हो गए, जबकि एक साल पहले ये 135.58 लाख करोड़ रुपए रही थी। भारत की तुलना में चीन की इकोनॉमी जनवरी मार्च 2022 की तिमाही में 4.8% की दर से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य वर्धन 8.1% की दर से बढ़ा। इसके पहले वर्ष 2020-21 में GVA 4.8% घट गया था।